चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। आपको जो है हिंदी के आज इस क्लास में आपको पर्यायवाची बताया जाएगा, है ना। पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची को और क्या कहते हैं? समानार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची समानार्थी। यानी समानार्थी का क्या अर्थ है? यानी जो समान अर्थ देते हो, यानी सब ओर गमन करने वाला। इसका अर्थ होता है पर्यायवाची का सब ओर, सब ओर गमन करने वाला, गमन करने वाला। पर्यायवाची शब्द जो है, पर्यायवाची को सिनोनिम्स भी कहते हैं, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सब ओर गमन करने वाला। सिनोनिम्स का अर्थ है सब ओर गमन करने वाला, यानी समानार्थक शब्द, अर्थात जो वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं, जो समान अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ देते हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपका सूर्य का हो गया, सूर्य का हो गया दिनेश, दिनेश माने भी क्या होता है? सूर्य होता है। दिनेश के बाद रवि, रवि भी क्या हो गया? सूर्य। प्रभाकर, प्रभाकर ये भी क्या है? इसका भी अर्थ क्या है? सूर्य। यानी ये जितने भी शब्द हैं जो समान अर्थ देंगे वही क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, है ना। तो जरा सा आप पर्यायवाची की परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि पर्याय शब्द, परिभाषा, पर्याय शब्द सिनोनिम्स, सिनोनिम, सिनोनिम हो गया। सिनोनिम संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत, हिंदी में भी इसको लिख लीजिएगा सिनोनिम, सिनोनिम, जो कि पढ़ने में आपको आसानी होगी। संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सब ओर गमन करने वाला, जिसका अर्थ है सब ओर गमन करने वाला, गमन करने, सब ओर गमन करने वाला। अर्थात वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं वे पर्यायवाची शब्द, उसे पर्यायवाची कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं, जो समान अर्थ देते हैं उसे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी पर्याय शब्द सिनोनिम्स, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सब ओर गमन करने वाला। अर्थात अर्थात क्या चीज? वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं वे ही पर्यायवाची कहलाते हैं। अभी हमने बताया सूर्य का, जैसे दिनेश, प्रभाकर, भानु, दिवाकर, है ना। तो सबका अर्थ क्या है? सूर्य है। दिनेश, प्रभाकर, दिनेश का भी अर्थ सूर्य, भानु का भी अर्थ सूर्य होगा, प्रभाकर का भी सूर्य होगा। तो जो समान अर्थ देंगे वही क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची कहलाएंगे या उनको समानार्थी कहेंगे।
उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यानी पर्यायवाची क्यों प्रयोग किया जाता है इसको जानिए। पर्यायवाची इसलिए प्रयोग किया जाता है कि भाषा जो होती है, भाषा को उन्नति देने के लिए, भाषा को उन्नति देने के लिए और पुष्ट प्रभावोत्पादक बनाने के लिए, जिससे हम पर्यायवाची का जब हम प्रयोग कर देंगे तो भाषा और भी क्या बन जाएगी, प्रभावशाली बन जाएगी, है ना। जैसे मुहावरों का प्रयोग कर देते हैं तो भाषा और प्रभावशाली बन जाती है। हम बीच बीच में बात करते हैं, मुहावरे का प्रयोग कर देते हैं तो भाषा और क्या होती है, प्रभावशाली बन जाती है। तो पर्यायवाची का शब्द का प्रयोग जो है बीच बीच में जब हम प्रयोग करेंगे तो भाषा इससे क्या होगी, और भी प्रभावशाली होगी, है ना, और भी पुष्ट होगी। पुष्ट का मतलब क्या, मजबूत। पुष्ट का विलोम कृश, कृश माने पतला और पुष्ट माने तगड़ा, मोटा, है कि नहीं। तो पर्यायवाची प्रयोग करने का मतलब सीधा सीधा यही है कि भाषा की उन्नति के लिए, है ना, और पुष्ट करने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी ग्राहड़ी बनाने के लिए, यानी पूरी तरह से एकदम भाषा क्या हो, अच्छी हो, पर इसलिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसको भी, इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे, जिससे आपको पर्यायवाची समझने में आसानी रहेगी। पर्यायवाची क्यों प्रयोग किया जाता है, तो भाषा उन्नत के लिए, भाषा को उन्नति के लिए, भाषा को उन्नति पुष्ट, भाषा को उन्नति पुष्ट प्रभावोत्पादक, 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 प्रभावोत्पादक एवं हृदय के को ग्रह ग्राहणी, एवं हृदय को ग्राह ग्राहणी, ग्राह ग्राहिणी, ग्राह ग्राहिणी बनाने के लिए, बनाने के लिए पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। भाषा को उन्नत पुष्ट प्रभावोत्पादक एवं हृदय को ग्राहड़ी बनाने के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। पर्यायवाची शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो भाषा और भी क्या बनेगी, प्रभावोत्पादक, यानी प्रभावशाली बनेगी, प्रभाव और डालेगी। जैसे आम भाषा है ना, आम भाषा बोल रहे हैं, अब जब बीच बीच में पर्यायवाची मुहावरों का, है ना, तत्सम शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे तो भाषा क्या बनेगी, प्रभावशाली बनेगी। ठीक है, तो आगे आप लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा। भाषा को उन्नत पुष्ट प्रभावोत्पादक या हृदय को ग्राहड़ी बनाने के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। अब आपका आता है पर्यायवाची के प्रकार, पर्यायवाची के प्रकार। पर्यायवाची के प्रकार, पर्यायवाची के प्रकार। पर्यायवाची जो है 3 प्रकार के होते हैं आपके। पर्यायवाची 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा अपूर्ण पर्यायवाची, तीसरा पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची पहला होता है आपका पूर्ण पर्यायवाची, पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची। दूसरा आपका अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची। तीसरा आपका होगा पूर्ण पर्यायवाची, तीसरा आपका होगा पूर्ण पर्यायवाची। अब तीनों ये पर्यायवाची के प्रकार हैं, जिसमें आपका पहला पूर्ण पर्यायवाची है। तो पूर्ण पर्यायवाची क्या है उसको आप जानेंगे कि वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर, पूर्ण पर्यायवाची समझेंगे कि वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द जब रखा जाता है,
दूसरा शब्द जब रखा जाता है, रखा जाए तो उसके अर्थ में कोई जब अंतर न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। इन पूर्ण पर्यायवाची का मतलब यदि एक शब्द के स्थान पर, है ना, एक शब्द के स्थान पर जब कोई दूसरा शब्द हम रखें और उसके अर्थ में परिवर्तन न हो, तो उसी को हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको सूर्य का बताया, है ना, तो चंद्रमा का ले लीजिए, चंद्रमा एक शब्द है ना, तो उसके स्थान पर हम कई शब्द रखते हैं, शशि, मयंक, इंदु, राकेश, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सबके अर्थ क्या है? चंद्रमा। शशि, मयंक, इंदु, राकेश, ये क्या है? चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। तो ये पूर्ण पर्यायवाची, तो पूर्ण पर्यायवाची में आप जरा सा लिखेंगे कि वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए, दूसरा शब्द रखा जाए, दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में, और उसके अर्थ में कोई अंतर न पड़ता हो, कोई अंतर न पड़ता हो, न पड़ता हो, उसके अर्थ में कोई अंतर न पड़ता हो, उसे हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। उसे हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे, आप जैसे में लिख लेंगे, जैसे आप समझ लीजिए पूर्ण पर्यायवाची कैसे है, इसको हमने पहले भी बता दिया। फिर एक बार जैसे में उदाहरण लिख करके हम बता रहे हैं। जैसे भाग, जैसे भाग हो गया और संदेह, जैसे भाग और संदेह। तो भाग शब्द है, इसके इस शब्द के स्थान पर, भाग शब्द के स्थान पे हम दो तीन शब्द और रख देते हैं, लेकिन उसका अर्थ बदलेगा नहीं, उसका अर्थ क्या होगा? भाग ही होगा। जैसे हो गया आपका अंश, अंश माने भाग होता है। अंश यानी थोड़ा अंश, यानी एक थोड़ा भाग उसका है कि नहीं? भाग का क्या है? पर्यायवाची अंश। अवयव, अवयव, अवयव माने भी क्या होता है? अंश ही, अंश का ही पर्यायवाची है। हिस्सा, अब लास्ट में जो बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं हिस्सा, हिस्सा सब लोग समझते हैं, लेकिन अवयव जब बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। अवयव कौन समझेगा? जो पर्यायवाची पढ़ेंगे, जो व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। अंश जो पढ़े रहेंगे वो समझेंगे। अंश माने भी भाग, अवयव माने भी भाग, हिस्सा माने भी भाग। संदेह का शंका, शंका होगा। संदेह, शंका, संशय, संशय, संदेह का क्या हो जाएगा? शंका और संशय। यानी वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन, कोई अंतर न पड़ता हो, उसे ही हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। उसे ही हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे भाग है, इसके अर्थ में हमने तीन शब्द रख दिया, लेकिन उसका अर्थ बदला नहीं, ये तीनों का अर्थ क्या है? भाग है। इन दोनों शब्द का अर्थ संदेह है। इसी को हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे अपूर्ण पर्यायवाची। दूसरा आपका आता है, दूसरा आपका आता है अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण, अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया बदलकर अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करे,
उसी को अपूर्ण कहते हैं। अपने अपने ढंग से प्रयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति एक शब्द के यानी व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया को बदल करके, है ना, शब्दों के अर्थ की छाया को बदल करके, एक व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया को बदल करके अपने ढंग से जब प्रस्तुत करेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण पर्यायवाची कहेंगे। तो इसको लिखेंगे, कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शब्दों की के अर्थ की, शब्दों के अर्थ की छाया बदल कर अपने 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 ढंग से प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उसे अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। उसे अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची कहते, उसे हम अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। उसे अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया बदलकर अपने अपने ढंग से प्रयोग करेगा तो उसे हम अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपका हो गया एक तरफ जल, और जल की छाया बदल करके व्यक्ति जब प्रयोग करेगा तो पानी, जबकि दोनों चीज क्या है? एक ही है ना, दोनों चीज क्या है? एक ही है। लेकिन व्यक्ति शब्द के अर्थ की छाया बदल करके जब प्रयोग करता है, अर्थ की छाया बदल करके, है ना, जल का अर्थ क्या है? पानी है, तो जल नीर है ना, नीर है कि नहीं? तो नीर न बोल करके व्यक्ति पानी बोलता है, तो है ना, जब छाया बदल करके अपने ढंग से, जबकि जल भी लिखा जा सकता है, अपने ढंग से प्रयोग करेगा तो क्या होगा? वही अपूर्ण पर्यायवाची कहलाएगा। जल पानी, जैसे जल है तो जल को हम पूजा में क्या करते हैं? पूजा में कहते हैं जल लाइए। पंडित जी जब बैठते हैं तो क्या कहते हैं? जल लाइए। पानी उतना नहीं बोलते, क्या कहते हैं? जल लाइए। अपने तरीके से अब देखिए बदल रहे हैं, है कि नहीं? और खेतों के सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए जब खेतों की सिंचाई होती है तो व्यक्ति क्या करता है? इसी जल की छाया बदल करके पानी बोलता है। अब ये नहीं कहेगा कि जल चल रहा है, खेत में जल चल रहा है, ये नहीं कहेगा, खेत में पानी चल रहा है, कहेगा ना। तो यही छाया बदल करके जब व्यक्ति उसके अर्थ की छाया बदल करके जब प्रयोग करेगा, पूजा में जल और पानी खेतों की सिंचाई के लिए, तो इस तरह से जब प्रयोग किया जाएगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण पर्यायवाची। तो इसको लिख लीजिएगा। तीसरा आपका आता है पूर्णापूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय क्या होता है इसको जान लीजिए। एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए दो शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए दो शब्द वो पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का बोध कराते हैं तो उन्हें पूर्णापूर्ण पर्याय होता है। पूर्णापूर्ण पर्याय उसको कहते हैं। वहां पूर्णापूर्ण का मतलब पूर्ण और अपूर्ण, एक पूर्ण और दूसरा अपूर्ण, एक पूर्ण और दूसरा एक पूरा और एक पूरा नहीं, एक अपूर्ण।
तो जब एक ही विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं दो शब्द, तो वह दोनों शब्द जो है वो पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाला, एक प्रसंग का समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का बोध कराता है, एक में समान अर्थ दे रहा है तो दूसरे में असमान अर्थ का बोध करा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एक तरफ पूर्ण है और एक तरफ अपूर्ण है, तो इसी को पूर्णापूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपका हो गया, देख लीजिए, जैसे आपका समझ लीजिए, पहले अभी परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। जैसे आपका हो गया टांगना, टांगना और लटकाना, टांगना और लटकाना। तो टांगना है एक तरफ और एक तरफ लटकाना। जैसे वह मुंह टांगे बैठा है, वह मुंह टांगे बैठा है, वह मुंह टांगे बैठा है। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, वह मुंह लटकाए बैठा है, वह मुंह लटकाए बैठा है। तो टांगने वाला सही है कि लटकाए वाला सही है? तो पहला आपका क्या हो जाएगा? ये पहला आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ये क्या है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जबकि टांगे और लटकाए है ना, असमान अर्थ, एक तरफ समान अर्थ और एक तरफ क्या हो? अपूर्ण हो। जैसे वह मुंह टांगे लटकाए बैठा है, तो ये वाला आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो पूर्ण पूर्णापूर्ण का जो है परिभाषा आप लिखेंगे कि एक ही कार्य विशेष के लिए, एक ही कार्य विशेष के, एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए दो शब्द, प्रयोग किए गए दो शब्द, प्रयोग किए गए दो शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते, पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते, पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, जब दूसरे शब्दों में जब एक प्रसंग का समानार्थी, एक प्रसंग का समानार्थी, एक प्रसंग का समानार्थी दूसरे प्रसंग में, दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का बोध कराते हैं, असमान, असमान अर्थ का बोध कराते हैं, असमान अर्थ का बोध कराते हैं, तो पूर्ण पर्याय कहते हैं। तो पूर्ण पर्याय कहते हैं, तो पूर्ण पर्याय कहते हैं। अब इसको, इसका जो है परिभाषा लिख करके ये उदाहरण आप लिख लेंगे। इसको पूर्णापूर्ण पर्याय कहते हैं। तो ये थे पर्यायवाची के भेद, पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची और पूर्ण पर्यायवाची। अब पर्यायवाची को आप अच्छे समझ गए होंगे। अब इसमें आपको जो है एक एक शब्द लिखाएंगे और उसके पर्यायवाची को लिखाते हुए बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें आप लिखेंगे पहला जल, जल,
जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर। जल का क्या होगा? नीर हो जाएगा। और अम्ब, नीर, अम्ब, रस। एक एक तो पर्यायवाची बताऊंगा जो आप कभी सुनने नहीं है। रस, विष। विष माने जहर, लेकिन विष भी क्या है? जल का पर्यायवाची। कभी पढ़ा था आपने? नहीं। तो विष भी क्या है? विष भी जल का पर्यायवाची है। आब, वन, संबर। आब, वन, शंबर। आब, वन, शंबर, सारंग। सारंग, सारंग लिख लीजिएगा। सारंग को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सारंग ऐसा शब्द है, ये कई का पर्यायवाची होता है। सारंग माने जो है कि आपका हिरण भी होता है ना? कंफर्म कर लीजिएगा इसको, सारंग। तो सारंग को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर्वमुख, सर्व, सर्वमुख। सर्वमुख भी क्या है? जल का ही पर्यायवाची। जीवन, जीवन भी क्या है? आप हमेशा पढ़ते चले आए, अम्बु, नीर, जल, है कि नहीं? विष कभी नहीं पढ़े, आप कभी नहीं पढ़े, सर्वमुख कभी नहीं पढ़े। और जीवन, जीवन तो एकदम लगता ही नहीं कि जल का पर्यायवाची है, लेकिन जीवन क्या है? जल का पर्यायवाची। जल ही जीवन है। उदक, तोय, तोय, धनरस, अमृत। धनरस, अमृत। धनरस, अमृत, ये जल का पर्यायवाची। अब देखिए अगला ट्रिक है, यह है कि कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जिसमें कुछ वर्ण जोड़ देने के बाद दूसरे का पर्यायवाची बन जाता है, तो इससे आपको याद करने में और आसानी होगी। जैसे आपका सब में ज जोड़ने पर, सब में, सब में लिखेंगे, सब में ज जोड़ने पर, सब में ज जोड़ने पर जो इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य मुख्य हैं, उसको हम बता दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं। और बाकी के पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, आप किताब से पढ़ते रहिएगा पर्यायवाची। अब सब में ज जोड़ने पर, सब में ज जोड़ने पर कैसे बनता है? सब में ज जोड़ने पर जैसे आपका कमल हो गया, कमल हो गया है ना? तो कमल का पर्यायवाची बनाने के लिए जल प्लस, जल प्लस ज, है ना? जल वाले पर्याय, जल में अगर ज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जलज, जलज हो जाएगा। अब्ज, अब्ज, ज जोड़ने पर अब्ज हो जाएगा। अब्ज किसका है? कमल का ही। अंबुज, अंबु है ना इसमें, अंबु है, अंबु में ज जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका कमल का पर्यायवाची, अंबुज। पंकज, पंकज, पंक, पंक माने, पंक माने, पंक माने होता है आपका कीचड़, और ज मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। विसज, रसज, विषज। विष था, यहां विष है जल में, ज जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कमल का पर्यायवाची विसज। रस भी है, तो रस में ज आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा रसज, कमल का पर्यायवाची।
वनज, वन भी है इसमें, तो वन का में ज जोड़ देंगे तो हो जाएगा वनज, कमल का पर्यायवाची। ये सब पर्यायवाची कभी आप सुने नहीं थे? वनज, वनज, नीरज, नीरज तो बहुत बार सुने होंगे, है ना। कमल का पर्यायवाची है नीरज। तो बाकी आप पढ़ते रहेंगे। अगला आप लिखेंगे द जोड़ने पर। द जोड़ने पर, द जोड़ने पर, द जोड़ने पर। अब द जोड़ने पर देखिए किसका क्या बन रहा है। जल धन द, जल, जल धन द, जल धन द बराबर जलद। क्या बन गया? जलद। जल में द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जलद। और जलद किसका है? बादल का। किसका है? बादल का। अगर दो चार ठो ऐसे नहीं याद हो रहे हैं तो ज जोड़ करके, द जोड़ करके आप याद कर लेंगे। ठीक, तो जलद में, जल में आप द जोड़ेंगे तो जलद हो जाएगा। और जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। नीर, नीर किसका है? जल का है पर्यायवाची। तो नीर में अगर ज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? नीरद, नीरद हो जाएगा आपका। ये भी किसका है? बादल का ही। किसका बन जाएगा? बादल का। द जोड़ने पर, हमने पहले ही लिख दिया, द जोड़ने पर। नीर में द जोड़ेंगे तो नीरद होगा, और नीरद बादल का पर्यायवाची होगा। अंबु है, अंबु शब्द इसमें आया जल में, तो अंबु, अंबु, अंबु में द जोड़ दीजिए, अंबुद। ये भी क्या है? किसका? बादल का, है ना। जल में धी जोड़ने पर समुद्र का पर्याय बनता है। अब आगे लिखेंगे जल में धी जोड़ने पर। अब देख लीजिए जल में क्या क्या जोड़ने के बाद किसका किसका पर्यायवाची बन रहा है। इसको आप आसानी से याद कर लेंगे ऐसे। जल में धी जोड़ने पर, जल में धी जोड़ने पर, जल में धी जोड़ने पर, जल में धी जोड़ेंगे तो किसका बनेगा? समुद्र का पर्यायवाची। किसका बनेगा? समुद्र का पर्यायवाची। जल में धी जोड़ेंगे तो समुद्र का पर्यायवाची बनेगा जैसे आपका। अब जोड़िए, जल में धी जोड़िए तो क्या हो जाएगा? जलधि। क्या होगा? जलधि। जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। नीर में धी जोड़ दीजिए, नीर में नीरधि, नीरधि समुद्र का पर्यायवाची। अम्बु में धी जोड़ दीजिए, अम्बु में धी जोड़ दीजिए, अम्बुद। किसका? समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का बनेगा ना, धी जोड़ने के बाद, जल में धी जोड़ने पर समुद्र का पर्यायवाची। अम्बु में धी धी जोड़ेंगे अम्बुधि। और अब्ज में, जो अब्ज कमल का पर्यायवाची है, यानी अब्ज, है ना, तो इसमें सब में ज जोड़ने पर, यानी सब में ज जोड़ने पर कमल का बना अब्ज। और अब्ज में जो है धी जोड़ देंगे तो अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवधि। तो अवधि किसका हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा। पंख में धी जोड़ देंगे, यह भी समुद्र का हो जाएगा। पंकधि, पंकधि। वन में धी जोड़ देंगे, समुद्र का होगा। व न धी, वनधि समुद्र का हो जाएगा। वन में धी जोड़ेंगे आप तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। अब आता है आपका फूल। फूल का लिख लेंगे पर्यायवाची। फूल का क्या होता है? ठीक है, अगला लिखेंगे आप फूल। फूल, सुमन कुसुम, ये सभी लोग जानते हैं। सुमन माने फूल। फूल हंसे कलियां मुस्काई, कौन सा अलंकार?
फूल हंसे कलियां मुस्काए, मानवीकरण है ना। फूल हंसे कलियां मुस्काए, सुमन, उसके बाद कुसुम, सभी लोग जानते हैं। सुमन और कुसुम किसका, फूल का पर्यायवाची। पुष्प भी सभी लोग जानते हैं। पुष्प माने भी क्या होता है, फूल, समानार्थी। लेकिन एक शब्द ऐसा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, मंजरी। प्राइमरी का बच्चा जो पढ़ रहा है, मंजरी किताब पहले आती थी, अब तो उसका नाम बदल गया है। पूछिए उससे मंजरी माने क्या होता है, जो सरकारी विद्यालय होते प्राइमरी वाले, तो मंजरी माने बताते हैं सर किताब, जबकि उनके अध्यापक कभी बताया नहीं कि बच्चा मंजरी माने फूल होता है। मंजरी 7-8 में नहीं चलती है मंजरी। एक बार मैं गया एक विद्यालय में प्राइमरी में, तो मैं गया, पूछा हिंदी किताब है, तो बोला लड़का कि हाँ सर जी किताब है। तो मैं कहा निकालो ये क्या लिखा है, तो बताया कि मंजरी। मैंने पूछा मंजरी माने क्या, तो बता रहा है किताब। तो उसमें उसका दोष नहीं है कि नहीं। जैसे प्राइवेट में जो लोग तत्पर रहते हैं, अब सरकारी में भी, अब सरकारी में, सरकारी विद्यालय में क्या है, जितने योग्य शिक्षक आ रहे हैं इतना प्राइवेट में योग्य नहीं है। 2-2, 3-3 बार 14-14 विषयों का अध्ययन करके, 14-14 विषयों का अध्ययन करके, 14-14 प्रकार के क्वेश्चन हल करके सुपर टेट क्वालिफाई हो रहे हैं, फिर टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं, तब उसके बाद आ रहे हैं, नियुक्ति हो रही है उनकी। इतने मज करके आ रहे हैं, लेकिन क्या है, कमी यह है कि जिस तरह से प्राइवेट में एक हवा बन जाता है ना, डेकोरेशन की बात आती है, फैसिलिटी, फैसिलिटी केवल जहाँ रहेगी वहाँ बच्चा पढ़ पाएगा, कोई जरूरी नहीं है। अध्यापक अगर योग्य है तो वह सब तरीके से सिखाने में वह योग्य है ना। तत्पर लोग रहते हैं उसमें, गार्जियन मीटिंग अटेंड करते हैं, है ना, डायरी चेक करवाते हैं, करते हैं। वही कमवा जब आप प्राइमरी में भी करेंगे तो वो अध्यापक ये ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब, मंजरी का मतलब भी क्या होता है, फूल होता है। तो मंजरी को लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे आप पुहुप। पुहुप, पुहुप माने फूल होता है। एक और नया शब्द आपके सामने आता है, फूल का ही पर्यायवाची, है ना। नया शब्द का ये पुराना शब्द है, लेकिन आप लोग सुनते भी हैं उस शब्द को, लेकिन कभी केयर नहीं किया आप लोगों ने कि ये फूल का ही पर्यायवाची होगा। देखिए कौन सा वो शब्द है, गुल। गुल माने भी क्या होता है, फूल होता है। गुल से ही गुलदस्ता बना है कि नहीं। गुल माने फूल, दस्ता है गुलदस्ता, है कि नहीं। तो गुल माने भी क्या होता है आपका, फूल होता है। अगला आप लिखेंगे लतांत। लतांत, लतांत भी आपका फूल का ही पर्यायवाची है। अब फूल प्लस ज जोड़ने के बाद, फूल में जोड़ेंगे आप फूल प्लस ज, फूल प्लस ज, फूल प्लस ज जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका सुमनज। सुमन में जोड़ दीजिए, सुमनज, सुमनज हो गया। कुसुम, कुसुम में जोड़ दीजिए ज, कुसुमज हो जाएगा आपका, कुसुमज, कुसुमज हो जाएगा, है ना। पुहुप में जोड़ दीजिए, पुहुपज हो जाएगा, पुहु, पुहुपज। यानी इनमें ज जोड़ने के बाद ये किसका पर्यायवाची बना, जानते हैं, ये आपका ज जोड़ने के बाद फल का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका, जब कभी फल की बात आए, फल के पर्यायवाची की, फल पर्यायवाची, फल का कर लीजिएगा यहाँ, फल का पर्यायवाची, पर्यायवाची, ये फल का बन गया। जब फल की पर्यायवाची की जब बात आएगी तो आपको आसानी से तुरंत 3 थे तो पहले ही याद हो जाएंगे, है ना। कि जो है कि पुष्प में जब फल, फूल के पर्यायवाची में जब हम ज जोड़ेंगे तो फल का बनेगा, तो ऑलरेडी 3 तो याद हो जाएगा, सुमनज, पुष्पज, कुसुमज, है ना। ये फल का पर्यायवाची होगा। ठीक, बाकी के पर्यायवाची आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिक से बन रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं। अगला आप लिखेंगे बादल। बादल का भी इंपॉर्टेंट ही है, बहुत बार एलटी की परीक्षा में एक बार आया था बादल का, एक दिन हम चर्चा कर चुके हैं। घन, घन शब्द आया था ना, घन का अर्थ क्या होता है? हथौड़ा, है ना। बादल और हथौड़ा दोनों होता है। तो बादल का लिख लीजिएगा, मेघ धर, मेघ धर अभ्र। अब देखिए यही आया था, आज याद आ गया हमको, यही आया था एलटी के पेपर में। अभ्र, अभ्र माने जैसे लगता है कि सोना होगा, है ना, लेकिन अभ्र माने क्या होगा? बादल। या अभ्र बादल का पर्यायवाची है। हाँ, बादल यानी मेघधर अभ्र। अरे जो परीक्षा में लोग बैठते हैं, परीक्षा यानी सबका 100% सही है थोड़ा होता है। जो कहे कि हमारा सब सही है तो एकदम बेवकूफ। किसी ना किसी का गलत होना, कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होना निश्चित है। जो आप रोज पढ़ के जा रहे हैं उसी को आप गलत करके आते हैं। जब कब गलत करके आए? जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना। मेघधर अभ्र, जीमुत पयोधर, जीमुत, जीमुत पयोधर, जीमुत पयोधर वारिधर, वारिधर। इसके बाद लिखेंगे, अब देखिए बादल का भी पर्यायवाची, उधर सारंग क्या लिखवाए थे, किसमें? सारंग किसका पर्यायवाची लिखे हैं? जल का ना। सारंग माने बादल भी होता है, इसीलिए उसको अंडरलाइन करवाए थे। सारंग, सारंग लिख लीजिएगा। सारंग बादल का भी है, सारंग माने बादल भी होता है। सारंग। परजन्य, परजन्य भी किसका है? बादल का है। परजन्य बादल का पर्यायवाची है। जलधर, जलधर जल को धारण करने वाला, जलधर। बलाधर, बलाधर। ऐसा ऐसा पर्यायवाची आपको बता रहे हैं कि आप कभी सुने नहीं। बलाधर, ये सब क्या है? बादल के पर्यायवाची। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले दिन बताते हैं। ठीक।